अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर वीडियो। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लॉ गेट की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो लॉ गेट की प्रिपरेशन के हवाले से आज हमारा जो लेक्चर है वो है सीपीसी का ऑर्डर 8 है, जो कि बताता है डब्ल्यूएस के बारे में, यानी रिटन स्टेटमेंट के बारे में। अब रिटन स्टेटमेंट होती क्या है वो हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी हम कोर्ट में कोई प्लेंट फाइल करते हैं, कोई दावा फाइल करते हैं, तो वो जब कोर्ट में पेश होती है तो उसके बाद जो है कोर्ट क्या करती है, कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को वो नोटिस इशू करती है और कहती है कि आप जो है फ़लाँ डेट पे जो है उस पर जो है अपना डब्ल्यूएस के साथ जो है आप पेश हो जाएं और अपना जो है डब्ल्यूएस जो रिटन स्टेटमेंट है, आपका जो जवाब है इस क्लेम के हवाले से, इस दावा के हवाले से, वो आप जो है कोर्ट में जमा करवाएं और आप भी जो है पेश हो। तो उसको जो है हम डब्ल्यूएस कहते हैं, यानी रिटन स्टेटमेंट हम कहते हैं। अब रिटन स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन इसको भी हम उसी तरह ही पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करके ही पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन के साथ ही पढ़ेंगे कि वर्ड बाय वर्ड कि ये कहता क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है वो कहता है कि रिटन स्टेटमेंट है क्या। द डिफेंडेंट मे एंड इफ़ सो रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट शैल एट और बिफोर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ विद इन सच टाइम एज द कोर्ट में परमिट प्रेजेंट WS रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। ये कह रहा है कि डिफेंडेंट जो है वो उसको जो है कोर्ट एक फिक्स्ड जो है उसको टाइम देती है कि आप जो है इस टाइम में जो है ये अपना जो है दावा जो है वो कोर्ट में जमा करवाएं, यानी WS जो है आप जमा करवाएं। ठीक है, चाहे हेयरिंग के पहले या जो है हेयरिंग जब होती है उस वक्त। ठीक है, उसके बाद इसमें एक जो है शर्त है इन्होंने दी है, वो प्रोवाइडेड ये है कि प्रोवाइडेड दैट द पीरियड ऑफ अलाउड, जो पीरियड दिया गया है, जो अलाउ किया गया है WS जमा करवाने का डिफेंडेंट को फॉर फाइलिंग द WS, ठीक है, शैल नॉट ऑर्डिनरीली एक्सीड 30 डेज़, यानी 30 डेज़ से ऊपर जो है उसको टाइम नहीं दिया जाएगा। जो टाइम दिया गया है वो उसी टाइम जो है विद इन द टाइम डिफेंडेंट को WS जो है वो जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है अगर कोई ऐसी कोई सफिशिएंट कोई काज है, अगर वो जमा नहीं करवा पाता जो डिफेंडेंट है विद इन द टाइम, तो उसको जो है कोई सफिशिएंट काज देना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा, कोर्ट को जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये रीज़न था जिसकी वजह से हम जो है WS जमा नहीं करवा पाए विद इन द टाइम। तो उसको जो है अगर कोर्ट चाहे तो उसको टाइम दे सकती है। उसके बाद हम आते हैं इसके जो है इसका जो सेकंड है रूल है, इसका सेकंड रूल कहता है कि न्यू फैक्ट्स, अब WS में जो न्यू फैक्ट्स हैं मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। तो वो जो न्यू जो फैक्ट्स हैं वो ज़रूरी तौर पर जो है स्पेसिफिकली उनको प्लीड किया जाएगा, यानी वो लिखा जाएगा। क्या चीज़ है वो? द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स विच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल। और इसमें कह रहा है कि उसको जो है WS में ये बताना पड़ेगा कि ये जो मुझ पर क्लेम हुए हैं या ये जो चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस लगे हैं, तो ये सारी जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो डिफेंडेंट को ये जो है प्ली उठानी पड़ेगी, वहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि और दैट द ट्रांजैक्शन इज़ इधर वाइड और वाइडेबल इन पॉइंट ऑफ लॉ, या फिर जो ट्रांजैक्शन हुई है या फिर जो चीज़ है वो वाइड है या फिर वाइडेबल है, तो वो चीज़ भी जो है फॉर द इंस्टेंस पहले ही जो है उसको जो है वहाँ पर रेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कहता है कि एंड ऑल सच ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस, और सारे जो ग्राउंड्स है डिफेंस के एज इफ़ नॉट रेस्ड, अगर वो रेज नहीं किए गए, नहीं उठाए गए वहाँ पर कोर्ट में, वुड बी लाइकली टू टेक, उसको ऐसी तरह ही लिया जाएगा दैट अपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज। ठीक है, और वुड रेज इश्यूज ऑफ फैक्ट नॉट अराइजिंग आउट ऑफ द प्लेंट। ठीक है, तो कि प्लेंट से जो है वो जो फैक्ट्स हैं वो जो है अराइज नहीं होते। ठीक है, फॉर इंस्टांस कि किस चीज़ पे मतलब यानी कौन कौन सी, अगर एक तो वो दो चीज़ें हो गई, तीसरा ये इसमें कह रहा है कि अगर वो फ्रॉड पे मबनी है, लिमिटेशन उसकी नहीं है, ठीक है, या फिर जो रिलीज़ ऑफ पेमेंट है वो जो है वो उसकी डेट वगैरह जो है, या जो ऐसी कोई डेट है या कोई रिसिप्ट वगैरह है वो सही नहीं है या विद इन द टाइम नहीं है, या जो डेट लिखी गई है वो डेट सही नहीं है। ठीक है, या फिर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में वो डिनाई करे कि हाँ जी मैंने परफॉर्म किया था, ये जो क्लेम मुझ पर किया गया है ये क्लेम जो है वो सही नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है।
ठीक है, और फैक्ट शोइंग इलीगलिटी, और जो फैक्ट्स इसमें लिखे गए हैं प्लेंट में, वो जो फैक्ट्स हैं वो जो है इलीगल है, वो लीगल नहीं है। तो ये चीज़ें जो है उसको डिफेंडेंट को फॉर द इंस्टांस उसको रेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ इसका जो 2 है, रूल 2 है, वो बताता है। उसके बाद इसका 3 है, वो 3 कहता है कि डिनाइल टू बी स्पेसिफिक। अब डिनाइल जो वो करेगा ना, जो प्लेंट में जो चीज़ लिखी गई है उनको डिनाइल जो करेगा वो स्पेसिफिकली कुछ उनको जो है करेगा डिनाई। कैसे करेगा? इट शिल नॉट बी सफिशेंट, ये कह रहा है कि वो ज़रूरी नहीं है इतना कि फॉर अ डिफेंडेंट के लिए इन हिज WAS रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली द ग्राउंड्स अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ, कि जो ग्राउंड्स जो बताए गए हैं प्लेंटिफ की तरफ से कि जो है ये जो एलिगेशंस है डिफेंडेंट के ऊपर, तो उनको जो है उनको जनरली डिनाई नहीं करना, उसको स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले कोई क्लेम है कि मैंने जो है फ़लाँ को जो है 10,000 रुपये दिए थे और इस जगह पे दिए थे, ठीक है। अब इन चीज़ों को जो है अलग अलग करके कि 10,000 दिए थे या फिर नहीं दिए थे, अगर उसको डिनाई करता है तो स्पेसिफिकली इन दोनों चीज़ों को डिनाई करेगा कि 10,000 रुपये जो है वो नहीं दिए थे और इस फला जगह पर भी नहीं दिए थे, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग जो है डिनाई करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा वहाँ पर। फिर इसमें कहता है बट द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली, तो और डिफेंडेंट जो है वो स्पेसिफिकली इस चीज़ को डील करेगा, ठीक है। ईच एलिगेशन ऑफ अ फैक्ट ऑफ विच ही डज नॉट एडमिट, जो कि वो एडमिट नहीं करता द ट्रुथ एक्सेप्ट डैमेजेस। अच्छा, जो डैमेजेस जो है वो उनको छोड़कर बाकी जो फैक्ट्स बताए गए हैं अगर वो उनको डिनाई करना चाहता है तो उन सबको जो है वो स्पेसिफिकली जो है उनको डिनाई करेगा। उसके बाद हम आते हैं एवॉसिव डिनाइल या एवॉसिव डिनाइल, ठीक है। तो वो इसमें कहता है एवॉसिव डिनाइल का मतलब ये होता है कि देखें कोई भी ऐसा कोई चीज़ डिनाई करनी है तो उसको टाल मटोल करके जो है वो डिफेंडेंट डिनाई नहीं कर सकता। कैसे? वो इसमें थोड़ा पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इस चीज़ को। वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज, जब भी डिफेंडेंट डिनाई करता है एन एलिगेशन ऑफ अ फैक्ट के एलिगेशन को इन द प्लेंट में जो चीज़ लिखी गई है, ठीक है। ही मस्ट नॉट डू सो एवाजिवली, ठीक है। तो वो जो है उसको टाल मटोल करके उसको डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में उससे पूछा गया है सिर्फ उसी के बारे में जो है वो बताएगा। फॉर सपोज वो जो प्लेंटिफ है वो कहता है कि मैंने जो है डिफेंडेंट को पैसे दिए थे फ़लाँ जो है स्कूल के सामने, ठीक है। अब यहाँ पर डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि जो है स्कूल के सामने तो नहीं दिए थे, ठीक है, यानी स्कूल के सामने नहीं दिए थे तो किसी और जगह पे दिए होंगे। तो ऐसा जो है वो डिफेंडेंट नहीं कर सकता, यानी एवॉजिवली डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, टाल मटोल नहीं कर सकता। जो चीज़ है वही उसको जो है एग्जैक्ट उसको डिनाई करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली उसको जो है जो चीज़ एग्जैक्ट है उसको वैसे ही उसको डिनाई करना पड़ेगा। दस इफ़ इट इज़ अलेज्ड दैट उसको उस पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो चार्ज लगाए गए हैं, रिसीव्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, कि उसने जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मुझसे जो है रिसीव किया है। इट शैल नॉट बी सफिशेंट, अब इसमें भी कह रहा है कि वो सफिशेंट नहीं होगा, ज़रूर इतना वो मतलब काफ़ी नहीं होगा कि वो सिर्फ इस चीज़ को डिनाई करे दैट ही रिसीव्ड, कि उसने जो है वो रिसीव किया ही नहीं। यानी फॉर सपोज अगर वो कहता है कि मैंने 10,000 रुपये जो है वो जो है रिसीव ही नहीं किए, और प्लेंटिफ कहता है कि 10,000 रुपये मैंने खुद दिए थे। अब वो ये नहीं कह सकता कि 10,000 रुपये नहीं थे, वो 9,000 रुपये थे या 9,999 रुपये हैं, तो ऐसा भी नहीं कह सकता, ठीक है। तो उसको जो है एग्जैक्ट जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो उसको बताना पड़ेगा उस जो है WS में, अगर वो एवॉजिवली अगर वो डिनाई करता है उस चीज़ को। तो उसके बाद कहता है बट ही मस्ट डिनाई दैट द रिसीव्ड अमाउंट, ये तो हो गया। देयरफॉर और एल्स सेट आउट हाउ मच ही रिसीव्ड, ये बताना पड़ेगा कि उसने कितने जो है वो रिसीव किए थे, ये नहीं कि इतने किए थे इतने नहीं किए थे या फिर मुझे याद नहीं है, तो ये नहीं कर सकता। एंड इफ़ एन एलिगेशन इज़ मेड, अगर जो एलिगेशन जो उस पर लगाया गया है विथ ड्राइव सर्कमस्टेंसेस, ऐसे हालात थे, ठीक है, जिन पर जो उस पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इट शिल नॉट बी सफिशेंट टू डिनाई इट, उसको जो है वो भी सफिशेंट नहीं होगा कि वो हालात को देखकर वो कहे कि मैंने जो है ऐसे हालात थे, ये थे वो थे, और जो है फ़लाँ बंदा था इसलिए मैंने जो है इतने पैसे लिए थे, तो ये भी नहीं कर सकता।
तो उसको जो है एग्जैक्टली जवाब देना है। कहने का मकसद ये है इस रूल का कि एग्जैक्ट उसको जो है वो जवाब देना है, टाल मटोल नहीं करना कि फ़लाँ जगह पे नहीं दिए थे, जो है इतने पैसे नहीं दिए थे, इतने दिए थे, ये था वो था, तो ये नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक डिनाइल। अब स्पेसिफिक जो डिनाइल है वो सपोर्ट करता है रूल 3 को, ठीक है। एवरी एलिगेशन ऑफ अ फैक्ट इन द प्लेंट, जो भी एलिगेशन प्लेंट में बताए दिए लगाए गए हैं, इफ़ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली, अगर वो उसको स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया गया तो, और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन और stated to be not admitted in the pleading of the defendant shall be taken to the admit except as against a person under disability, ठीक है। तो उसको भी जो है वो स्पेसिफिकली उन चीज़ों को डिनाई करना पड़ेगा उन पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में इन इट्स डायरेक्शन, वो कोर्ट के अच्छा डिस्क्रिशन सॉरी प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर्स एन इफेक्ट, अगर कोर्ट को उसके पास स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, अगर वो किसी कोर्ट को अगर कोई भी ऐसा फैक्ट जो है उसको चाहिए होगा कोर्ट को फैक्ट सो एडमिटेड, जो कि एडमिटेड किया गया, टू बी प्रूव्ड, जिसको प्रूफ होना है, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, उस एडमिशन से, तो वो कोर्ट के पास वो उस चीज़ का जो है वो पावर है कि वो कोर्ट जो है उस चीज़ को रिक्वायर कर सकती है, मंगा सकती है। अब हम आते हैं रूल 6 में। रूल 6 इसका क्या कहता है? रूल 6 कहता है कि पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट, अगर कोई ऐसा कोई फॉर सपोज़ कोई ऐसा हालात हैं, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, जैसे फॉर सपोज़ सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि कोई एक तरह का जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ काउंटर क्लेम, कि फॉर सपोज़ अगर प्लेंटिफ कहता है कि जैसे सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी है, प्लेंटिफ कहता है अपनी प्लेंट में कि मैंने जो है डिफेंडेंट को अपना जो है मैंने 10,000 रुपये दिए थे, ठीक है। तो अब सेट ऑफ का ये होता है यहाँ पर कि डिफेंडेंट जब अपनी WS जमा करवाता है उसमें अगर उसने अगर प्लेंटिफ को भी अगर कुछ पैसे दिए होते हैं, ठीक है, पहले से ही, तो वो सेट ऑफ जो है वहाँ पर उसका मतलब यही होता है कि वो काउंटर क्लेम करता है, क्लेम के ऊपर क्लेम करता है कि जैसा मैं तो पैसे देने के लिए तैयार हूँ या फिर मेरे जो पैसे हैं वो मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे भी इतने पैसे हैं प्लेंटिफ के ऊपर, प्लेंटिफ के पास, तो वो जो पैसे हैं वो भी मुझे दिए जाएं। अच्छा, यहाँ पर जो है ये चीज़ भी देखी जाएगी अपने डिफेंडेंट को कि जो वो कह रहा है कि वहाँ पर उस कोर्ट में, उस कोर्ट की क्या इतनी ज्यूरिसडिक्शन है जितने वो क्लेम कर रहा है, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉर सपोज़ अगर कोई इतने अमाउंट है जैसे कि 5 मिलियन है या फिर जो है 50 मिलियन है, तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अगर प्लेंटिफ जो है मुझसे जो है 30 मिलियन मांग रहा है, तो मेरे इतने पैसे हैं, 50 मिलियन है इसके ऊपर, तो वो चीज़ जो है ज्यूरिसडिक्शन देगी, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन उसकी देखी जाएगी, उसके बाद जो है ये चीज़ जो है प्रोसीड होगी, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है कि वेयर इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, जहाँ पर भी कोई रिकवरी ऑफ मनी का कोई सूट होगा, द डिफेंडेंट क्लेम्स अ सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड एनी असर्टेन्ड सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बाय हिम फ्रॉम द प्लेंटिफ। इसमें कह रहा है कि जहाँ पर भी सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी का कोई भी सूट फाइल होगा, ठीक है, तो डिफेंडेंट वहाँ पर क्या करेगा, जो प्लेंटिफ ने जो क्लेम किया है अपना जो मनी का जो सूट उसने फाइल किया और क्लेम किए हैं पैसे, तो वहाँ पर डिफेंडेंट क्या करेगा, उस पर जो है सेट ऑफ का जो है क्लेम करेगा कि उसने जो डिमांड की है, किसने प्लेंटिफ ने जो डिमांड की है, तो उस डिमांड के अगेंस्ट वो जो है सेट ऑफ का जो है इस्तेमाल करेगा, यूज़ करेगा कि मेरे भी इतने इसके प्लेंटिफ के पास इतने पैसे हैं, तो वो भी जो है मुझे दिलवाए जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद इसकी जो है वो ये है कि सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, यानी कंफर्म होना चाहिए कि इतना अमाउंट है। उसके बाद जो है उसकी लीगली जो है मनी जो है वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए, यानी किसी ऐसा ना हो कि कोई ओपियम वगैरह उसको दी हो, उसके बदले उसको पैसे चाहिए होते हैं, या वो उसके जो है पैसे क्लेम कर रहा है सेट ऑफ में, तो वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, लीगली रिकवरेबल होने चाहिए प्लेंटिफ की तरफ से। अच्छा, इसमें कह रहा है कि उसकी जो पेक्यूनियरी जो लिमिट होनी चाहिए वो नॉट एक्सीडिंग, यानी पेक्यूनियरी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, जितने पैसे उसकी जो जितनी कोर्ट है, जिस कोर्ट की जितनी लिमिट है उसको उस हिसाब से जो है पैसे क्लेम करने पड़ेंगे। उसके बाद कह रहा है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो जो है सेम कैरेक्टर में होनी चाहिए,
ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि एज दे फिल इन द प्लेंटिव द सूट द डिफेंडेंट में एट द फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द सूट। अब डिफेंडेंट पहली जो हेयरिंग है उसमें जो है क्या करेगा, अच्छा उसमें जो है इस चीज़ को जो है वो बताएगा, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, बाद में उस चीज़ को नहीं बताएगा, रेज़ नहीं करेगा, अनलेस द परमिटेड बाय द कोर्ट, जब तक कोर्ट उसको परमिशन ना दे जब तक वो जो है उसको रेज़ नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा उसके बाद इसमें कह रहा है कि present a WS containing the particulars of the debt sought to be set off। अच्छा इसमें मुकम्मल मैं आपको बताता हूँ कि ये कहता क्या है। ठीक है। ये कह रहा है कि देखिए सेट ऑफ का जो है कुछ उसमें जो है वो उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि सेट ऑफ में ये होता है कि एक बंदा जो है प्लेंटिव जो है वो क्लेम करता है कि मेरे जो है इतने पैसे हैं फ़लाँ के पास। अब उसके क्लेम के ऊपर ही जो है वो डिफेंडेंट भी क्लेम करता है कि ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ इतने पैसे प्लेंटिव के, लेकिन मेरे जो पैसे हैं इतने प्लेंटिव के ऊपर है, प्लेंटिव के पास है, वो मुझे दिलवाए जाए। तो ये काउंटर के ऊपर जो है काउंटर क्लेम होता है, क्लेम के ऊपर काउंटर क्लेम होता है। ठीक है। अब उसके कुछ एलिमेंट्स हैं कि सेट ऑफ किन जो है उन चीज़ों पर जो है वो कंसिस्ट करता है। देखिए उसके सबसे पहले होता है रिकवरी ऑफ मनी का सूट होना चाहिए। दूसरा ये कि उसमें जो है असरटेन्ड अमाउंट होना चाहिए। तीसरा ये कि पार्टीज़ जो है इन द सेम कैरेक्टर होनी चाहिए, सेम पार्टीज़ होनी चाहिए। उसके बाद जो है उसकी जो है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो एक्सीड ना करती हो। ठीक है। उस कोर्ट की पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो विद इन द लिमिट हो, एक्सीड ना करती हो। ठीक है। ये जो है और उसके बाद इसमें एक उसका 5 जो है वो ये है कि लीगली रिकवरेबल जो है वो होना चाहिए। सही है। लीगली रिकवरेबल होना चाहिए क्या चीज़, मनी जो है। ठीक है। यहाँ तक आज इसको हम जो है स्किप करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे आगे जो इसके बाकी जो रूल्स हैं उसको हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ख़त्म कर देंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो है जो साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो और नई अपडेट जो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।